मंजू वर्मा, सह आचार्य, राजकीय कला महाविद्यालय, सीकर। सविनय अवज्ञा आंदोलन। देश की आंतरिक स्थिति। सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए उत्तरदायी परिस्थितियां। कांग्रेस द्वारा जब पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया और घोषणा पत्र को स्वीकार किया, तब तक देश की राजनीतिक व आर्थिक स्थिति बहुत बिगड़ चुकी थी। एक तो नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार न करने के कारण देश वैसे ही सरकार से नाराज था। फिर इसी अवसर पर अमेरिकन महिला मिस मेयो ने भारत में अंग्रेज अफसरों के सहयोग से एक पुस्तक मदर इंडिया निकाली। इस पुस्तक ने भारतीयों को और भी नाराज कर दिया, क्योंकि यह पुस्तक भारत विरोधी बातों से भरी हुई थी। इस पुस्तक के कारण भारतीयों का पश्चिम के प्रति द्वेष बढ़ना स्वाभाविक था। लॉर्ड इरविन ने 31 अक्टूबर 1929 ईस्वी को ये घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार की यह मान्यता है कि सन 1917 की घोषणा में भारत को अंत में औपनिवेशिक स्वराज्य प्रदान करने की बात अंतर्निहित है। इस घोषणा से भारतीयों को कुछ आशा बंधी, परंतु ब्रिटेन में भारत के प्रति असहानुभूतिपूर्ण रुख होने से इस दिशा में कुछ भी नहीं हो सका। अतः कांग्रेस ने दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव स्वीकृत किया तथा उक्त उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य समिति को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार प्रदान किया। जनवरी 1930 में वायसराय ने अपनी अक्टूबर घोषणा को दोहराया और गोलमेज परिषद के लक्ष्यों एवं कार्यों पर प्रकाश डाला। 14 एवं 15 फरवरी 1930 ईस्वी को साबरमती आश्रम में कांग्रेस कार्य समिति की एक बैठक हुई, जिसमें गांधी जी ने अपनी इच्छा से समय एवं स्थान निश्चित कर आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार प्रदान किया गया। उस समय भारतीयों में नमक कर के विरुद्ध आंदोलन करने का निश्चय किया। 27 फरवरी को आंदोलन का कार्यक्रम सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रसारित किया गया और महात्मा गांधी ने घोषणा की कि वे 78 निर्वाचित सहयोगियों के साथ सबसे पहले नमक कानून का उल्लंघन करेंगे। इस प्रकार गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रारंभ की भूमिका का निर्माण हुआ। आंदोलन के कारण। ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध भारतीयों का महान और ऐतिहासिक संघर्ष 1930 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। महात्मा गांधी ने इसका नेतृत्व किया। आंदोलन प्रारंभ होने के निम्नलिखित कारण थे। पहला है, ब्रिटिश सरकार ने नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकृत कर भारतीयों के लिए संघर्ष के अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग नहीं छोड़ा। उनके सामने आंदोलन के अतिरिक्त दूसरा कोई चारा नहीं था। सरकार ने नेहरू समिति की रिपोर्ट को ठुकरा दिया। दूसरा कारण, देश की आर्थिक हालत शोचनीय हो गई थी। आर्थिक मंदी से भारत अछूता नहीं रहा। वस्तुओं की कीमतें बहुत अधिक बढ़ गई थी। किसानों की हालत तो इतनी गिर गई थी कि वे एक गज कपड़ा या एक बोतल केरोसिन तेल खरीदने की स्थिति में नहीं रहे। स्पष्ट बात यह थी कि वे कर, लगान या कर्ज नहीं चुका सकते थे। तीसरा कारण, औद्योगिक और व्यावसायिक वर्ग भी सरकार की नीति से असंतुष्ट थे। सरकार ने अंग्रेजों को फायदा पहुंचाने के लिए रुपये के मूल्य में परिवर्तन कर दिया। अतः इन वर्गों ने भी सरकार के विरुद्ध कांग्रेस द्वारा संचालित आंदोलन में भाग लेना शुरू कर दिया। चौथा कारण, औद्योगिक मजदूरों की दशा तो अधिक शोचनीय हो गई थी। कल कारखानों में हड़तालें आम बात हो गई थी। मेरठ षड्यंत्र केस में गिरफ्तार 36 मजदूर नेताओं को लंबी कैद की सजा दी गई थी। इस घटना ने मजदूरों में सनसनी फैला दी। इन सब कारणों से मजदूरों में वर्ग चेतना आई और वे संगठित होने लगे। पंडित नेहरू के शब्दों में, मजदूर आंदोलन सिद्धांत और संगठन दोनों में वर्ग चेतनापूर्ण, उग्र और खतरनाक हो रहा था। इस प्रकार भारत में विप्लवकारी स्थिति पैदा हो गई थी। हिंसात्मक संघर्ष की संभावना अधिक हो गई थी। गांधी के समय में नब्ज को पहचाना। उन्होंने अपने मित्र आर रेनॉल्ड्स के माध्यम से
वायसराय को पत्र लिखकर चेतावनी दी। उन्होंने लिखा कि हिंसात्मक आंदोलन न केवल ब्रिटिश शासन की हिंसात्मक शक्ति बल्कि बढ़ते हुए हिंसात्मक दल का भी सामना करेगा। वायसराय पर इस चेतावनी का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उल्टे उसने लिखा कि महात्मा गांधी के कार्य से देश में अव्यवस्था और अशांति उत्पन्न होगी। इसके उत्तर में गांधी ने लिखा कि मैंने रोटी मांगी थी और मुझे उत्तर में मिला पत्थर। अंग्रेज जाति केवल शक्ति द्वारा दब सकती थी, इसलिए मुझे वायसराय महोदय के उत्तर पर कोई आश्चर्य नहीं है। हमारे राष्ट्र के भाग्य में तो जेल खाने की शांति ही एकमात्र शांति है। सारा भारतवर्ष एक विशाल कारागृह है। मैं ये अंग्रेजी कानून मानने से इनकार करता हूँ और इस जबरदस्ती की शांति की मनहूस एक रास्ता को भंग करना अपना पवित्र कर्तव्य समझता हूँ। इस शांति से राष्ट्र का गला रुंधा हुआ था, अब इसके हृदय का चित्कार प्रकट होना चाहिए। नेहरू के शब्दों में, मजदूर आंदोलन विचारधारा और संगठन दोनों में वर्ग चेतना उग्र और भयावह होती जा रही थी। 1928 में बारडोली जिला सूरत में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भूमि कर न देने से संबंधित आंदोलन का सफलतापूर्वक संचालन किया था। इस सफल प्रयोग को कांग्रेस भी अपनी मांगों को पूरा करने के लिए प्रयुक्त करना चाहती थी। गांधी ने अनुभव किया कि यदि शीघ्र ही देश की स्वाधीनता के लिए अहिंसात्मक व शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन प्रारंभ न किया गया तो देश में हिंसात्मक क्रांति की संभावना बढ़ेगी। सरदार भगत सिंह और बटुकेश्वर इस क्रांति की दिशा में पहले ही प्रयत्नशील थे। गांधी जी ऐसी हिंसात्मक क्रांति के सर्वथा विपरीत थे, क्योंकि उनका विश्वास था कि उत्तम साध्य के लिए उत्तम साधन ही ग्रहण किए जाने चाहिए। नौकरशाही भी अपनी दमन नीति के विस्तार में पीछे नहीं। आतंकवादियों के कार्यों को देखकर सरकार घबरा गई और उसने रोलट एक्ट जैसा एक और काला कानून बनाने के उद्देश्य से पब्लिक सेफ्टी बिल पहली बार सितंबर 1928 में केंद्रीय विधानमंडल में पेश किया गया। इस बिल के पक्ष में व विपक्ष में बराबर मत आए, परंतु स्पीकर विट्ठल भाई पटेल ने अपने निर्णायक मत द्वारा इसे रद्द कर दिया। 29 जनवरी 1929 को यह बिल पुनः विधानमंडल में सरकार द्वारा पेश किया गया। 8 अप्रैल को इस बिल के विरोध में भारतीयों की उग्र भावनाओं को प्रकट करने के लिए सरदार भगत सिंह व बटुकेश्वर ने विधानमंडल में सरकारी बेंचों पर एक बम भी फेंका। दोनों को 16 जून 1929 को आजीवन कारावास का दंड दे दिया। नेक्स्ट टॉपिक है दांडी यात्रा से सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ। गांधी के पत्रों का सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, इसलिए गांधी जी के पास सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने के अलावा और कोई चारा नहीं रहा। 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी चुने हुए अपने 79 साथियों के साथ ब्रिटिश सरकार की अवज्ञा करने और उसे चुनौती देने के लिए गुजरात प्रदेश के समुद्र तट पर स्थित दांडी नामक स्थान की ओर नमक कानून तोड़ने के लिए चल पड़े। गांधी जी द्वारा सरकार के कानून भंग करने व नमक बनाने के विचार की सरकार द्वारा तथा यूरोपियों द्वारा हंसी उड़ाई गई। एक समाचार पत्र ने व्यंग करते हुए लिखा है कि औपनिवेशिक स्वराज्य की प्राप्ति तक गांधी जी समुद्र के पानी को बराबर उबाल सकते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी की दांडी यात्रा को नेपोलियन के पेरिस मार्च और मुसोलिनी के रोम मार्च के समान बताया। बम्बई क्रॉनिकल में भी दांडी यात्रा की सजीव तस्वीर प्रस्तुत की गई थी। 5 अप्रैल को गांधी दांडी यात्रा पहुंचे। 6 अप्रैल 1930 को प्रातःकाल प्रार्थना के बाद गांधी जी ने नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा। नेक्स्ट टॉपिक है सविनय अवज्ञा आंदोलन का कार्यक्रम। महात्मा गांधी द्वारा नमक के कानूनों को तोड़ना सारे देश के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का संकेत था। महात्मा गांधी का अनुसरण करते हुए लोगों ने स्थान स्थान पर सरकारी कानूनों को तोड़ना शुरू कर दिया। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में निम्नलिखित कार्यक्रम शामिल किए। पहला है, गांव-गांव को नमक बनाने के लिए निकल पड़ना चाहिए। दूसरा,
हिंदू अस्पृश्यता को त्याग दें। तीसरा, विदेशी वस्त्रों की होली जलाई जाए। चौथा, शराब की दुकानों पर धरना दिया जाए। पांचवा, सरकारी स्कूलों का विद्यार्थियों द्वारा बहिष्कार किया जाए। छठा, सरकारी कर्मचारी दफ्तरों को छोड़ दें। 4 मई 1930 को गांधी जी की गिरफ्तारी के पश्चात करबंदी को भी उपयुक्त कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया। आंदोलन शुरू करने से पहले महात्मा गांधी ने अपनी मांगों की सूची वायसराय को भेजी थी। ये मांगे ही उनके आंदोलन के कार्यक्रम थी। पहला है संपूर्ण मदिरा निषेध। दूसरा, विनिमय की दर में कमी कर 1 शिलिंग 4 पेंस कर दी जाए। तीसरा, भूमि का लगान आधा हो और उस पर कौंसिल का नियंत्रण रहे। चौथा, नमक कर को समाप्त कर दिया जाए। पांचवा, सेना के खर्च में कम से कम 50% की कमी हो। छठा, बड़ी बड़ी सरकारी नौकरियों का वेतन आधा कर दिया जाए। सातवां, विदेशी वस्त्र के आयात पर प्रतिबंध कर लगे। आठवां, भारत समुद्र तट केवल भारतीय जहाज़ों के लिए सुरक्षित रहे। नौवां, सभी राजनीतिक कैदी छोड़ दिए जाएं, राजनीतिक मामले उठा लिए जाएं और निर्वासित भारतीयों को देश में वापस आने दिया जाए। 10वां, गुप्तचर पुलिस को उठा लिया जाए या उस पर जनता का नियंत्रण रहे। आत्मरक्षा के लिए हथियार रखने के परवाने दिए जाएं, यानी अनुज्ञा पत्र दिए जाएं। आंदोलन का आरंभ और प्रगति, यह आपको अगले व्याख्यान में बताया जाएगा।